तो चलिए आज देखते हैं द राइज ऑफ अ स्मॉल किंगडम स्टेट के आगे पार्ट को। हम आज देख रहे हैं ईयर क्या से है, 7वीं शताब्दी है, 600 वो 47 एडी में हर्षवर्धना की मृत्यु हो गई है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हमारा जो देश है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो चुका है और अब वहां पे छोटे छोटे साम्राज्य विकसित होने लगे हैं। साम्राज्य एक बड़े भूभाग को बोला जाता है, छोटे छोटे राजवंश विकसित हो रहे हैं। अब छोटे छोटे राजा किस प्रकार अपने आप को वैधता दिला रहे हैं अपने समाज में, इसके बारे में यहाँ वर्णन है। जैसे कि कोई कोई राजा है जो बहुत सारे भूभाग को जीत लेता है, तो फिर वही राजा अपने सेना प्रमुख को उस छोटे छोटे क्षेत्रों का गवर्नर बना देता है। तो कुछ ऐसे राजा थे, जैसे चालुक्य था, जो चालुक्य ने अपने भूभाग को राष्ट्रकूटा गवर्नर को दे दिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि राष्ट्रकूटा जो थे वो स्वयं पावरफुल हो गया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी राजा थे जो जो विद्रोह करके, जैसे कि विद्रोह करके, राजा से विद्रोह करके अपना साम्राज्य विकसित कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने यह भी देखा था कि ब्राह्मणों का रोल बहुत ज्यादा उस समय राजा को बनने में था। तो राजा को बनने में ब्राह्मण का क्या रोल था, उसे हम यहाँ देखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण मीन्स हेल्प पावरफुल फैमिली। और अब जो पावरफुल फैमिली होती थी उसे ब्राह्मण हेल्प करते थे रॉयल डायनेस्टी एंड गाइडेड न्यू किंग्स इन गवर्निंग देयर किंगडम। जो जैसे आपने देखा होगा चंद्रगुप्त के बारे में, तो चंद्रगुप्त एक हम ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने एक चाणक्य को देखा होगा। चाणक्य एक ब्राह्मण थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसी प्रकार जो ब्राह्मण थे हुआ करते थे, क्योंकि उनको उस समय वो शिक्षित थे, उनके पास जो शिक्षित होगा उसके पास नॉलेज था, तो वो उन्हें जो राजा राज कैसे करता है, कैसे शासन करता है, किस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, उसके उन्हें पता था। तो जो पावरफुल फैमिली होती थी वो क्या करती थी, वो ब्राह्मणों को सपोर्ट करती थी और ब्राह्मण उन्हें राजा बनने में सपोर्ट करती थी। In those days, Brahmins were known for their wisdom, learning, knowledge of religion. उस समय जो ब्राह्मण थे वो धर्म के बारे में जानते थे, वो बुद्धिमान थे, रिलीजन के बारे में जानते थे। They were also respect for their understanding and governance and statecraft. That is why kings in North and South India invited Brahmins who lived on the bank of Ganga Yamuna river to settle to their kingdom। बोल रहा है कि जो ब्राह्मण थे वो ज्यादातर गंगा यमुना के रिवर के किनारे रहते थे, लेकिन राजा उन्हें अपने अपने क्षेत्र में अपनी वैधता दिलाने के लिए उस ब्राह्मणों को क्या करते थे, हर छोटे छोटे क्षेत्रों में उन्हें क्या करते थे, सेटल करते थे और उन्हें उनको उनसे उस सेटल करते थे, ताकि वह राजा जो ब्राह्मण थे वह राजा के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करे, या फिर राजा राजा ब्राह्मण के प्रति सद्भावना प्रकट करते थे और राजा जो ब्राह्मण थे वो राजा को बाध्यता दिलाते थे कि हाँ ये राजा अच्छा है, ये धर्म के अनुकूल कार्य कर रहा है। वह समाज में बताते थे, गांव गांव में जाकर बताते थे कि यह राजा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जैसे कि प्रचार किया जाता है। In return, the kings would donate entire village or revenue collect from several village to this ब्राह्मण। बोल रहा है कि इन रिटर्न, और उसके बदले में ब्राह्मण को क्या दिया जाता था, तो किंग वुड डोनेट, जो राजा थे वह डोनेट करते थे इंटायर विलेज, बड़े बड़े गांव को राजा ब्राह्मणों को दान दे देते थे। और वहां पे से राजा रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, राजा उस क्षेत्र पे ब्राह्मणों को रिवेन्यू कलेक्ट करने देते थे, यानी कि टैक्स जो था वो राजा नहीं कलेक्ट करके वहां के ब्राह्मण जो दान में दिया हुआ जिनका क्षेत्र था, जैसे जिन ब्राह्मण को जो गांव दान में दे दिया जाता था
वहां पे उस गांव का रिवेन्यू, उस गांव का टैक्स वह ब्राह्मण कलेक्ट करते थे। आपने सुना होगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव, आसपास के लगभग 100 से 150 गांव को बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया गया था। तो वो क्या करते थे, उस गांव से वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको जो कॉलेज थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसे चलाने में उसका सहयोग लेते थे, उन पैसे का। They kept a record of these donations by inscribing their order on copper plate। बोल रहा है they kept, और उसका रिकॉर्ड रखते थे वो। अब उस समय कुछ पेपर और पेन, पेपर ये सब तो था नहीं कि उसको कहाँ लिखे, तो वो लोग क्या करते थे, कॉपर प्लेट पे ही उसको लिख कर उसको रिकॉर्ड के रूप में रख लेते थे। There was another reason why kings made such generous donation। बोल रहा है कि एक और रीजन था जिसके कारण राजा ब्राह्मणों को क्या करते थे, डोनेशन देते थे। डोनेशन क्या देते थे, वही गांव देते थे। टू इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन सोसाइटी। वह जो ब्राह्मण थे, राजा अपनी सुपरमेसी को ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित करवाता था। द किंग वुड गेट द ब्राह्मण प्रिपेयर्ड अ लाइनेज ऑफ किंग शोइंग दैट देयर वेयर डिसेंट फ्रॉम सन मून सम ग्रेट ऋषि। बोल रहा है कि राजा अपने आप को किसी बड़े वंश से अपने आप को रिलेट करवाता था कि ये सूर्य वंश का पुत्र है, यह मून वंश का पुत्र है, यह ये किसी महान ऋषि का पुत्र है, ये किसी महान ऋषि के वंशावली का पुत्र है। इस प्रकार राजा क्या करता था, अपने आप को वैधता दिलाता था, अपने वंशज को किसी महान आदमी से जोड़कर ब्राह्मणों के द्वारा अपने समाज में, उस समाज में अपनी वैधता को, अपने आप को ऊपर उठाता था। They would also ask them to perform Rajasyu, Ashwameva and other types of yoga to show how powerful they were। बोल रहा है कि इसी प्रकार उसी उसी के अंतर्गत बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते थे, राजस्व यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे और अलग अलग यज्ञ होते थे, ताकि जो सोसाइटी है उसको पता चले कि ये राजा कितना महान है। सो हाउ पावरफुल दे वर। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड इन छत्तीसगढ़। बोल रहा है कि आ कॉपर प्लेट, एक कॉपर प्लेट है, छत्तीसगढ़ में पाया गया है। शोइंग द डोनेशन मेड बाय द कलचूरी किंग रत्नदेव तृतीय। बोल रहा है कि कॉपर प्लेट पाया गया है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, जिसमें यह दिखाता है कि कलचूरी किंग जो रत्नदेव तृतीय है, उन्होंने भी किस प्रकार ब्राह्मणों को डोनेशन दिया था। द what are played an important role to establish the royal lineage। बोल रहा है कि जो ये भाट लोग थे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे रॉयल लाइनेज। रॉयल मतलब कि राज परिवार के जो वंशावली होती थी, को राजा के जो वंशज होते थे, उन्हें किसी भी महान पूर्वजों से जोड़ने में। द भाट ट्रेडिशन प्रिवेल इन द एंटायर नॉर्थ इंडिया रीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। बोलो इस समय नॉर्थ इंडिया में ये जो भाट परंपरा थी वो बहुत ही विकसित थी। ये भाट परंपरा होती क्या है, देवर कोर्ट पोएट, वो क्या होते हैं, राज दरबारी होते हैं। हु संग सॉन्ग इन द लोकल लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज में गीत गाते थे या गाना गाते थे। वो जैसे कि अगर वो छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ के भाषा में गाते थे, अगर उड़िया में है, उड़ीसा में है तो उड़िया भाषा में गाते थे, वह बंगाली में है, बंगाल में है तो बंगाली भाषा में गाते थे। वो लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, सॉन्ग को गाते थे। लैंग्वेज प्रेजिंग द किंग एंड हिज एंसेस्टर, वह राजा को और राजा के पूर्वज को प्रशंसा करते थे। भाट के द्वारा राजा और राजा के पूर्वजों की प्रशंसा की जाती है। दे सॉन्ग वुड instill a feeling of respect and pride for the king among the people। बोल रहा है कि इन गीतों के माध्यम से
वह राजा को तथा राज परिवार को क्या करते थे, रिस्पेक्ट और प्राइड महसूस कराते थे। जैसे कि और भट्ट के द्वारा क्या करते थे, भट्ट मतलब कि ये राजा की प्रशंसा में, जो राजा के को जो कोई कार्य करता था, जैसे कोई युद्ध जीत गया तो राजा की प्रशंसा में बहुत लंबे चौड़े कविता लिखना और उसे राजा को सुनाना और गांव में जा जाकर राजा की प्रशंसा में उसे सुनाना। तो उससे क्या होता था कि राजा के बारे में सभी को पता चलता है कि राजा कितने महान हैं और उनके राजा के पूर्वज कितने महान हैं। इन छत्तीसगढ़ द ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ चारण पोएट। हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में भी यह ट्रेडिशन दिखता है और उसमें जो वो पोएट को बोला है चारण पोएट। चारण, चारण मतलब कि राजा की प्रशंसा में गीत गाने वाला पोएट। वन सच पोएट, एक वैसे ही एक पोएट दलराम राव थे, who lived in a court of राजा लक्ष्मी निधि, जो राज लक्ष्मी निधि राजा थे खैरागढ़, खैरागढ़ के जो राजा थे लक्ष्मी निधि, उन्हीं का जो राज दरबार राज कवि था वह था दलराम राव। ही वॉज फर्स्ट पर्सन, वही पहला पर्सन था जिसने यूज किया था छत्तीसगढ़ नाम। हिज पोएम ऑफ प्राज टू छत्तीसगढ़, राजा की प्रशंसा में जो कविता लिखी गई थी जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम उच्चारण किया गया था। और वो राजा कौन थे, तो लक्ष्मी निधि राजा थे और वो थे कहाँ के, तो खैरागढ़ के थे। और जो जो चारण या फिर जो भट्ट कवि थे उनका नाम था दलराम राव। मोनार्की एंड फ्यूडल किंग्स। मोनार्की मतलब क्या होता है, राजतंत्र, और फ्यूडल मतलब होता है सामंत, किंग। एज द नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम ग्रो, बोल रहा है एज द नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम। अब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, स्मॉल किंगडम, राज्य विकसित हुए। किंगडम मतलब छोटे छोटे राजवंश या छोटे छोटे साम्राज्य विकसित हुए। बिटवीन द वॉर बिटवीन देम ऑल्सो इंक्रीज। अब जहाँ पे ज्यादा छोटे छोटे राजा थे तो वो एक दूसरे अपने एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वो एक दूसरे से अक्सर एक दूसरे पे युद्ध करते रहते थे। तो उसमें क्या होने लगा, ज्यादा क्लेश होने लगा। अब छोटे छोटे राजा थे, एक एक राजा दूसरे पे अटैक कर देता था, दूसरा राजा तीसरे पे अटैक कर दिया। अब इस प्रकार क्या होता था कि अब कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, तो उसमें क्या हुआ, अक्सर ये सब छोटे छोटे राजा आपस में क्लैश करते रहते थे। ईच राजा फाउट हिज नेबर, प्रत्येक राजा अपने पड़ोसी से युद्ध करता था। टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। बट एज वी सा इन द केस ऑफ एम्परर समुद्रगुप्त, इसी केस में हम देखते हैं कि राजा समुद्रगुप्त के बारे में, द विक्टोरियस किंग यूजली रिटर्न द लैंड, बोला कि यह ऐसा राजा था जो अब जो जो विजय हुआ, जो समुद्रगुप्त जिस एरिया को विजय कर लेता था, मान लीजिए कि वो घर घोड़ा को विजय कर लिया, तो फिर वो घर घोड़ा को विजय करके फिर घर घोड़ा को जिस राजा को हराता था उसी को वापस कर देता था। वह हराता था, वो उसे विजय भी कर लेता था, फिर उसे रिटर्न भी कर देता था, ताकि और उसे और उसको क्या करता था, वो उसे अपने अंडर में काम करवाता था। मतलब कि वो एरिया भी उसका हो गया, वो उससे अब उससे रिवेन्यू भी प्राप्त होंगे। रिटर्न द लैंड टू द वेनिक्विश अंडर सर्टेन कंडीशन, बोला वेनिक्विश पराजित राजा को रिटर्न कर देता था वो एरिया कुछ कंडीशन के साथ, द डिफीटेड किंग हैड एक्सेप्ट। अब जो पराजित राजा है वो बंदी होने से तो अच्छा था कि वो सोचता था कि चलो हम जिस राज्य पे राज कर रहे थे उसका राजा बने रहेंगे, बस हमें किसके अंडर में काम करना रहेगा, अब हम स्वतंत्र न रहेंगे, अब हमें समुद्रगुप्त के अंदर काम करना पड़ेगा। तो कंक्वायर एज हिज किंग एंड मास्टर, द विक्टर बिकम द अधिपति, बोल रहा है जो विक्टर था वो अधिपति हो जाता था, वो मोनार्क हो जाता था। विन द वेनिक्विश बिकम हिज सामंत, और जो राजा
जैसे कि आप यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त हो गया तो वो क्या हो जाता था, उसको अधिपति बोलेंगे या फिर मोनार्क बोलेंगे। और जैसे उसने जीता, जैसे अगर उसने घोड़ा को जीता तो हमने क्या बोलेंगे, जिस एरिया को जीता उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वो उसका क्या है, सामंत है। वो जो राजा उसके जो उस एरिया का राजा था वो उसका सामंत बन जाता था, जिसे वो जीत के अपना आधिपत्य जिस पे कायम करता था वो हो जाता था सामंत या फिर फ्यूडल वैसल। टू एस्टैब्लिश द विक्टोरी अथॉरिटी फर्दर, द डिफीटेड किंग वाज मेड टू राइट हिज नेम इन, अब देखिए कि दोनों के नाम में किस प्रकार का अंतर होता था। हिज नेम इज द फॉलोइंग मैनर्स, महासामंत श्री केसी छित्ती छितपाल छित्तीपाल। अब बोल रहा है कि जो जिसको जीत लेते थे समुद्रगुप्त, मान लो जिसे जीत लिया तो उसका उसके नाम से पहले उसे महासामंत जुड़ता था, महासामंत श्री क्षितिपाल। और हुज प्लेस एज एट द फीट ऑफ, और जिसने जिसने जीता है उसको, जैसे समुद्रगुप्त जीत लिया तो उसे लिखा जाता था परम भट्टारक, परम भट्टारक परमेश्वर महाधीराज श्री भोजादेव। अगर वो राजा भोजादेव है तो उसके नाम से पहले इतना बड़ा नाम उसे उस सम्मान में जोड़ा जाता था, परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, छोटे छोटे सामंत है उसके राजा। The feudal vessel would also give precious gift to the monarch to show their loyalty and gratitude। बोल रहा है कि जो छोटे छोटे राजा थे, जो फ्यूडल राजा बन गए, अब वो मोनार्क को गिफ्ट, प्रीशियस गिफ्ट दिए, बहुमूल्य रत्न दिया करते थे। हाँ? ताकि बहुमूल्य रत्न के रूप में अब उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, मोनार्क को देना पड़ता था, ताकि वो उन राजा के कृतज्ञ रहे, राजा के कृतज्ञ रहे। Whenever the monarch went to war, जब मोनार्क जो मेन राजा था जिससे वो हारा है, अब अगर वो किसी युद्ध में जाता था तो यह उसके युद्ध में उसे सपोर्ट भी करने जाता था। The feudal had to go with his armories to necessary haste to battlefield। जो युद्ध का मैदान था वहां पे यह सहयोग करने जाता था। Some important dynasty between the year 800 to 100, three influential dynasty ruled in north। अब यहाँ देखिए ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सेंट्रल इंडिया एंड द प्रतिहार वर इन द नॉर्थ। जो प्रतिहार था, जो प्रतिहार के शासक थे वो नॉर्थ में शासन करते थे, पाल्स थे जो ईस्ट में शासन करते थे, और राष्ट्रकूटा था वो साउथ इंडिया में शासन करते थे। द किंग हु देयर दिस डायनेस्टी वर एट वार विथ ईच अदर फॉर नियरली 200। ये तीनों जो शासक थे वो अपना उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए तीनों 200 सालों तक युद्ध किए। प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूटा, इन तीनों मिलके 200 सालों तक क्या किए, युद्ध किए। ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर सॉवरेनिटी ओवर नॉर्थ इंडिया, ये अपना संप्रभुत्व नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए 200 सालों तक से युद्ध किया। किंगडम ऑफ कन्नौज, दिस constant warfare weakened all three kingdoms, जिस कारण क्या हुआ, ये तीनों साम्राज्य का विनाश हो गया। तीनों साम्राज्य क्या हो गए, कमजोर हो गए। During this period छत्तीसगढ़ रूल्ड बाय कलचुरी डायनेस्टी। उसी समय जब उत्तर भारत में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटा ये सभी युद्ध कर रहे थे। उस समय छत्तीसगढ़ में किसका शासन था, कलचुरी वंश का, उसे हाईफे वंश भी कहा जाता था। Some important kings in this dynasty were Kalingraj, Ratnadev and Jajalyadev। कलिंगा
Kalinga ruled over the whole of the southern coastal around the year 1000। बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में छत्तीसगढ़ के पे किसने शासन कर रहे थे? कलचुरी वंश का शासन था। और उसके इम्पोर्टेंट शासक कौन कौन है? तो इसमें कलिंगराज है, रत्नदेव है, जाजल्यदेव है, कलिंगा राज। अब देखिएगा कि आप ये जब बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे शासकों का नाम आता है। रूल्ड ओवर द होल साउदर्न कौशल, साउदर्न दक्षिणी कौशल में इन्होंने लगभग 1000 सालों तक शासन किया है। एस्टैब्लिश कैपिटल, उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ? तुमान को बनाया था। एंड रूल इंडिपेंडेंटली फॉर मेनी ईयर, और बहुत दिनों तक ये इंडिपेंडेंटली शासन किए। रतनदेव मेड रतनपुर हिज न्यू कैपिटल। रतनदेव था पहले तो इसका कैपिटल था तुमान, लेकिन फिर इन्होंने रतनदेव ने अपना नया कैपिटल रतनपुर बनाया। and we develop it into one of the biggest city of the time। वो रतनपुर ने उस समय रतनदेव ने रतनपुर को बसाया और एक उस समय का सबसे बड़ा सिटी रतनपुर को बनाया। टाइम इन द महाकौशल रीजन, महाकौशल रीजन में उस समय रतनपुर सबसे बड़ा राजधानी हुआ करता था। इन दोज डे देयर वर नो टाउन इक्वल टू रतनपुर इन महाकौशल। बोला है उस समय महाकौशल में रतनपुर एक के जैसा कोई भी शहर में उतना बड़ा नहीं था। द कलचुरी किंग्स कंसीडर देमसेल्फ राजपूत, कलचुरी जो राजा थे वो अपने आप को राजपूत कहते थे। देयर वर सेवरल अदर इन्फ्लुएंस राजपूत डायनेस्टी नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। Prominently among them were Chauhan, Tomar, Parmar, Gurjar and Pratihar। Member of this royal lineage established independently kingdom at different place। बोल रहा है कि जो उस समय उत्तर भारत, उत्तर पूर्व और जो सेंट्रल एशिया में जो राजा थे वो सब मुख्य रूप से कौन कौन थे? प्रोमिनेंटली चौहान थे, तोमर थे, परमार थे, गुर्जर थे और प्रतिहार थे। अब देखिए हमारा द परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया। जो परमार डायनेस्टी थी वो कहाँ शासन करती थी? सेंट्रल इंडिया में शासन करती थी। भोज वाज द मोस्ट रिनोड किंग इन ऑफ दिस लाइनेज। बोल रहा है कि जो परमार डायनेस्टी में जो भोज थे, भोज उस समय के सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रसिद्ध राजा थे। ही वॉज माइटी वॉरियर विथ पावरफुल आर्मी। वो बहुत ही बड़े योद्धा थे और उनकी आर्मी बहुत ही पावरफुल थी। वो एस्टैब्लिश वास्ट एम्पायर, उन्होंने बड़ा साम्राज्य विकसित किया। विच द रूल 1000 to 1025, 35 सालों तक उन्होंने शासन किया। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन influence ruler, he was also deeply interested in science, literature and architecture। जो भोज थे उन्हें साइंस, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में भी बहुत ही अधिक इंटरेस्ट था। एट दैट टाइम देयर वाज अ पावरफुल रूलर इज सेंट्रल एशिया कॉल्ड मोहम्मद गजनी। बोल रहा है कि देखिए अब यहाँ पे से हमारा वेस्टर्न, जो ये तो हमारे लोकल राजा थे जो इस भूभाग के ही थे, जो आपस में जय करते थे, अपना क्षेत्र विकास करते थे। ये अब हुआ एट दैट टाइम, इसी समय देयर वाज अ पावरफुल रूलर इन सेंट्रल एशिया। बोल रहा है कि इसी समय सेंट्रल एशिया का एक पावरफुल रूलर कॉल्ड मोहम्मद गजनी, ही इन्वाइडेड नॉर्थ इंडिया, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में आक्रमण किया। सेवरल टाइम, एक ही टाइम नहीं किया, कुछ समय बहुतों बार किया। फ्रॉम अफगानिस्तान बिटवीन 1000 to 125, 1000 से 1025 के बीच में उन्होंने बहुत बार भारत पे अटैक किया। प्लंडरिंग एंड लूटिंग द लैंड एंड इट्स पीपल, वह आते थे और बहुत ही खून खराबा करते थे और बहुत ही लूटपाट मचाते थे। द ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम हिज किंगडम, उसके उस किंगडम में एक ग्रेट स्कॉलर, बड़े विद्वान थे, उसका नाम था अल बरूनी। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसी समय मोहम्मद गजनी के साथ गजनवी के साथ ही मोहम्मद गजनवी के साथ ही
उनका जो स्कॉलर था अल-बरूनी आया था, जो भारत में उसी समय आया था। ही कम टू स्टडी मैथमेटिक्स, वह इंडिया में आया मैथमेटिक्स पढ़ने सीखने के लिए, एस्ट्रोनॉमी और एंड डिफरेंट रिलीजन दैट फ्लोरिश इन दिस कंट्री। वो यह वह भारत में मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी को पढ़ने के लिए, और वो ये भी देखने आया था कि कैसे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन कैसे एक ही भूभाग पे, एक क्षेत्र पे विकसित हो रहा है। ही लर्न संस्कृत, उसने यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ा। डूरिंग हिज स्टे एंड स्टडी मेनी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, वह यहाँ पे कुछ दिन रुका भी और उन्होंने बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम 1030, वह कब रिटर्न हुआ? 1030 में जब वह रिटर्न हुआ, उसने एक बुक लिखा अरबिक टाइटल तहकीक हिंद। उसने एक बुक लिखा, उसका नाम था तहकीक हिंद। ही गेट अ लॉट इंफॉर्मेशन, उसे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, देयर कस्टम, देयर रिलीजन, देयर ट्रेडिशन, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो 7वीं से 11वीं शताब्दी का जो बीच का दौर है, उस समय हमारे जो शासक थे, हमारे जो छोटे छोटे राजा थे, वो किस प्रकार राज्य को स्टेब्लिश करते थे, कैसे अपनी वैधता दिलाते थे। और उसी समय सेंट्रल एशिया का मोहम्मद गजनवी जो था, उसने अटैक किया और उसी का स्कॉलर अलबरूनी ने भारत में आकर उसने मैथमेटिक्स सीखा, एस्ट्रोनॉमी सीखा। उसने और उसने तहकीक हिंद नाम का एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने बताया कि भारत के कल्चर के बारे में बताया, भारत के कस्टम के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, और भारत के उस समय के किस प्रकार भारत में साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ था, इन सभी के बारे में हमें तहकीक हिंद पुस्तक से पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूडल पॉलिसी ऑफ द किंग, फ्यूडल पॉलिसी ऑफ द किंग। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।